देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। सदी के महानायक कहे जाने वाले फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद सीट से सांसद रहे थे। 1984 में वो सांसद चुने गए थे और बहुत अप्रत्याशित तरीके से उनका नॉमिनेशन हुआ था। उन्होंने दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था और उस वक्त अमिताभ बच्चन जब चुनाव लड़ रहे थे तो लोगों के बीच उनका इतना क्रेज था कि उसके तमाम किस्से आज भी लोगों के जहन में गूंज रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन किस तरीके से 2:30 बजे रात को प्रयागराज पहुंचे थे नामांकन करने के लिए, किस तरीके से उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ उमड़ती थी, किस तरह से लड़कियां अपना दुपट्टा उनके सामने बिछा देती थी और क्यों बैलेट पेपर पर तमाम लोगों ने लिपस्टिक लगा दी थी, क्या नारे लगाए जाते थे, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अमिताभ बच्चन के चुनाव में संयोजक का काम देख रहे श्याम कृष्ण पांडे जी हैं। पांडे सर, ये बताइए कि कहा यह जाता है कि अमिताभ बच्चन को ऐन वक्त पर जो है राजीव गांधी ने चुनाव के लिए तैयार किया था और वो रात को 2:30 बजे पहुंचे थे। आप लोग 2:30 बजे रात तक इंतजार कर रहे थे और आप लोगों को भी कानों कान खबर तक नहीं थी कि क्या कुछ होने वाला है। वो बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से ये सब हुआ। इलाहाबाद के कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं को 11:30-12 बजे सर्किट हाउस बुला लिया गया था। 2-2.5 घंटे इंतज़ार के बाद ये पता लगा कि अब अमिताभ बच्चन आपके बीच आने को हैं और उन्हीं को इलाहाबाद से पार्टी का चुनाव लड़ाना है, पार्टी को अपना उम्मीदवार बनाकर। लगभग 2:30 बजे रात एक काली गाड़ी से रुकी सर्किट हाउस के पोर्टिको के नीचे, उसके पीछे एक सिक्योरिटी कार थी और उससे अमिताभ बच्चन निकलते दिखे और मालूम हुआ कि ये आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, अगली सुबह। तो और एकदम ये अप्रत्याशित था, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये सारी इत्तला हो लोगों को ताकि कचहरी में अच्छा मजमा हो सके। बहरहाल हम लोग सर्किट हाउस से निकले। अच्छा, जब अमिताभ बच्चन नामांकन के लिए रात को 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचे थे तो उस वक्त उनके साथ कौन कौन लोग थे? क्या परिवार के भी कुछ लोग साथ आए थे? नहीं, परिवार के लोग उसके अलग उससे आए थे, अलग सवारी से आए थे और वो लोग लगभग 10 बजे आए थे। वहाँ लखनऊ से जया बच्चन जी थी, अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन थे जो बंटी के नाम से पुकारे जाते थे। ये लोग अलग गाड़ियों से आए थे। अमिताभ बच्चन रात को चुपचाप लाए गए थे। उनकी कार में काले शीशे के फ्रेम थे। जब वो गाड़ी से उतरे हैं तभी हम लोग देख पाए कि बच्चन साहब हैं। अच्छा, ये जानना है कि जब अमिताभ बच्चन नामांकन के लिए गए तो किस वाहन पर सवार थे? और लोगों को तो जानकारी थी नहीं कि अमिताभ बच्चन नामांकन के लिए आने वाले हैं। फिर कचहरी में इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? भीड़ का क्या आलम था? वो ऐसा था कि सर्किट हाउस से निकलते ही जितने कांग्रेस के हम सब लोग थे, चारों तरफ खबरें हर मोहल्ले में दौड़ा दी गईं ये कि बच्चन आ गए हैं। और उस वक्त बच्चन की पॉपुलरिटी का अजीबो गरीब आलम था। एक कहा जाता है न भूतो न भविष्यताम, न पहले और न बाद में भी वो लोकप्रियता और वो आलम देखने को हम लोगों को मिला नहीं। कानों कान खबर शहर में चली और एकदम बिजली की तरह वो सारी खबर शहर में फैल गई। बच्चन को जब कचहरी लाना था तो उस समय कचहरी में पूरा कैंपस लबालब भर गया था। तो उनको बेली अस्पताल वाली सड़क से पीछे साइड से बच्चन को खुली जीप में लाया गया और वो जीप चला रहे थे अजय कुमार श्रीवास्तव जो कांग्रेस के स्थायी नेता थे और कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह गए थे। वही उन्हीं की जीप से अमिताभ बच्चन वहाँ आए थे। कहा यह जाता है कि अमिताभ बच्चन जब नामांकन के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट कैंपस पहुंचे तो भीड़ ने दीवार तक तोड़ दी थी। भीड़ का इतना रेला था, असल में कटरे तक भीड़ भरी हुई थी। उधर लक्ष्मी टाकी तक भीड़ थी, इधर जो ढाल आती है नए कटरे की तरफ, उधर चारों तरफ पूरा जाम था और भीड़ का ज़बरदस्त रेला था। हर कोई अमिताभ बच्चन के पास पहुंचना चाहता था, कोई उन्हें छूना चाहता था, कोई उन्हें नज़दीक से देखना चाहता था। और इसी अफरा तफरी में भीड़ के रेले में जब अमिताभ बच्चन मंच से उतरे हैं तो उनकी धर्मपत्नी जया बच्चन बहुत पीछे रह गईं
और सिक्योरिटी ने किसी तरह से उन लोगों ने कार्डन करके उनको बाहर निकाला था। और कचहरी की दीवार टूट गई थी, तमाम वहाँ के गमले वमले सब उखड़ गए थे। वो एक अजीब आलम था, अंधाधुंध आलम था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पहली सभा कहाँ की थी, और पहली सभा का वो कौन सा किस्सा है जो आज भी आप बहुत इंटरेस्ट के साथ लोगों को सुनाते हैं कि वो अपने पूर्वजों की बात कहते थे, अपने पिताजी की बात बताते थे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए? नॉमिनेशन के दूसरे दिन उस समय के सांसद जिनकी सीट से केपी तिवारी जी उम्मीदवार बनाए गए थे, केपी तिवारी जी थे। तो केपी तिवारी और हमारे साथ अमिताभ बच्चन को सर्किट हाउस से निकलना था और जमुना पार के दौरे पर, और उनके दौरे में पहली सभा उनकी मेजा रोड के चौराहे पर आयोजित थी, और जिसकी पूरी सूचना गई थी और पूरी तैयारी भी हो गई थी कि बच्चन साहब कल आएंगे। अच्छा, तो उस सभा में जब उनको लेकर निकलना था तो सर्किट हाउस का जब आलम था। सर्किट हाउस के बाहर 400-500 लोग पहुंच गए थे सुबह 8 बजे। अच्छा, और सर्किट हाउस के फाटक से जब आप सर्किट हाउस की पोर्टिको की तरफ आए मोहन साहब, तो उस समय आप समझ लीजिए कम से कम 1000 महिलाएं, लड़कियां, और सब तैयार होकर के आई थी सुबह 8 बजे ही? ऐसा तैयार होकर आई थी जैसे पूरी साज सज्जा के साथ शादी ब्याह या बड़े फंक्शंस में जाती हैं, उस तैयारी के साथ आई थी। अब जब बच्चन को लेकर हम लोग निकले, हम और केपी तिवारी तो साइड में हो गए, लेकिन वो बच्चन को एकदम कोई उनके गाल पर हाथ मारा, तो कोई उनके हाथ को छू रही थी, और बीच में एक गोला बनाकर रास्ता रोक के 10-12 लड़कियां अपना दुपट्टा बिछाई थी कि हमारे दुपट्टे के ऊपर से चलिए। वो एक अजीब आलम था, वो अकल्पनीय था, सोचा भी नहीं जा सकता कि इतना बड़ा पागलपन और इतनी बड़ी दीवानगी उस समय और लोगों के अलावा महिलाओं में सबसे ज़्यादा थी। अच्छा, उसके बाद महिलाएं जब चुनाव प्रचार के लिए अमिताभ बच्चन आए तो वो क्या कहती थी, जो हाथ मिला लेती थी या फोटो ले लेती थी? जी, बहुत मुस्कुरा करके आप बताने जा रहे हैं। जिस महिला या लड़की ने अमिताभ बच्चन को छू लिया, पत्रकारों से इंटरव्यू में कहा कि 3 दिन हुआ मैंने अपना हाथ नहीं धोया है, इसी हाथ से अमिताभ बच्चन को छुआ था। गजब का आलम था, इसको क्या कहा जाए, शब्द कम पड़ रहे हैं। अच्छा, उस वक्त के जो चुनाव होते थे उसमें नारों का बड़ा महत्व होता था 1984 में। तो उस वक्त क्या नारे विपक्ष की तरफ से दिए गए थे, और उन नारों की काट कैसे आप लोगों ने की थी? आप लोगों की तरफ से क्या जवाब दिया गया था? और वो बहुगुणा जी ने कौन सा नारा दिया था जिसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने भी कुछ कहा था? इसके पहले मोहन साहब थोड़ा जिक्र कर लें, वो पहली जनसभा जो मेजा रोड की, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उस सभा में हम लोग जाने को थे तो शहर में जमुना के पुल से जो रास्ता जाता था गऊ घाट होकर, उस पर बहुत बड़ा पोस्टर लगा था जो बहुगुणा जी की तरफ से प्रसारित किया गया था। उस पोस्टर में अमिताभ बच्चन की ही फिल्म के एक गाने की लाइन के जरिए अमिताभ बच्चन पर वार किया गया था, और वो लाइन थी, बहुत बड़े बोल्ड उसमें पोस्टर था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये गाना अमिताभ बच्चन लावारिस फिल्म का गाना गया था, गाया गया था फिल्म में। अब उससे बात ये निकलती थी, जो सोचा गया होगा बहुगुणा जी के कैंप में, कि बहुगुणा जी ने 30-40-50 साल सब इलाहाबाद में काम किया, ये किया, सेवा की, राजनीति की, अचानक ये बम्बई से आके कहाँ टपक पड़े इलाहाबाद में चुनाव के समय में, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब हम तीनों लोग बैठे हुए थे, मैं आगे बैठा हुआ था सीट में, केपी तिवारी अमिताभ बच्चन पीछे की सीट पर थे। ये देख के मुस्कुराए, और केपी तिवारी ने इशारा किया, वो देखिए बच्चन जी, वो देखिए, बच्चन उसको देखा तो मुस्कुराए और खामोश रहे। जब मेजा रोड की सभा में हम लोग पहुँचे तो मंच पर केपी तिवारी, बच्चन, साथ मैं भी था, हम ही 3 लोग थे मंच पर। एक भीड़ से एक चिल्लाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हम उन लोगों को लगा कोई बहुगुणा जी का समर्थक है, मीटिंग को डिस्टर्ब करना चाहता, हालांकि ऐसी हिम्मत नहीं थी। करीब 25,000 का मजमा वहाँ था अमिताभ बच्चन के चाहने और देखने वालों का। तो इस पर अमिताभ बच्चन बहुत शाइस्तगी से कहे कि हम इसी इलाहाबाद में पले बढ़े हुए। हमारे बुज़ुर्गों ने, माता पिता ने सब हमको ये सिखाया कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करो, उनका चरण स्पर्श करो, उनका आदर करो। तो मैं यहीं आपकी सभा
स्थल से ही, गो कि मेरे सामने वो नहीं है, मेरे पिता समान बहुगुणा जी, मैं उनकी कल्पना करके यहीं से उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेता हूँ। मतलब जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जो उनका विपक्षी था, उसी से प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने उनके चरण छुए और उन्हीं से आशीर्वाद मांगा। पूरी आम सभा में, मतलब कम से कम 25,000 लोगों की उपस्थिति में। अब उसके बाद राजनीति थी ही, जवाब भी देना था। तो बच्चन ने ये जिक्र करते हुए कि मैं तो इलाहाबाद की धरती में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा और बड़ा हुआ, आप लोगों के आशीर्वाद से नाम भी मिला, शोहरत भी हुई, और मैं इलाहाबाद में, भारत में, विदेशों में जहाँ जहाँ भी गया, ये मुझको देखते ही यही आवाज़ आई, वो अमिताभ बच्चन छोरा गंगा किनारे वाला, गंगा किनारे वाला। गंगा जी की तरफ दाहिनी तरफ हाथ दिखाते हुए बोले। अब इस पर मोहन साहब इतनी तालियां बजी, लगातार बजती रही 2-3 मिनट। मतलब फिल्मी नारे का जवाब जो कि विपक्ष की तरफ से, बहुगुणा जी की तरफ से कहा गया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अमिताभ बच्चन ने भी अपने ही फिल्म डॉन के गाने के जरिए कि छोरा गंगा किनारे वाला, उसी तरह से जवाब दिया। अब वो उस जवाब से, जैसे बहुगुणा जी की तरफ से जारी पंक्ति से एक संदेश निकलता था कि तुम कहाँ से टपक पड़े, और छोरा गंगा किनारे वाला अमिताभ बच्चन की लाइन से भी जवाब निकलता था कि हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। अब ये कहीं नहीं गई बात, लेकिन आप तो गढ़वाल से आके यहाँ बस गए, और इलाहाबाद की गंगा जमुनी संस्कृत है, कोई कहीं से आए उसको स्वीकार कर लेती है। इस तरह से बच्चन ने जवाब दिया। बिल्कुल जो है, तो वो तमाम किस्से हम श्याम कृष्ण पांडे जी से सुन रहे हैं, चूंकि ये उनके चुनाव के संयोजक भी थे। आप देख सकते हैं कि जिस जगह हम उनके घर पर बैठे हुए हैं, ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, और इन ढेर सारी तस्वीरों में तमाम वो तस्वीरें हैं जो अमिताभ बच्चन के चुनाव से संबंधित हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ खुद श्याम कृष्ण पांडे जी नजर आ रहे हैं, तमाम दूसरे नेता नजर आ रहे हैं। तो नारों की बात हो रही थी। तो एक तो हो गया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसका जवाब अमिताभ बच्चन ने दिया और कहा कि मैं खुद छोरा गंगा किनारे वाला हूं। और कौन कौन से नारे उस वक्त सुन के हैरत में पड़ जाएंगे जी। अब जैसे एक अजीबोगरीब नारा निकला, लड़कपन कह लें या जो कह लें, या लड़कों की अपनी सोच कह लें, बोले कि रसगुल्ले में छेद छेद, रसगुल्ले में छेद छेद, बहुगुनवा भागा खेते खेत, बहुगुनवा भागा खेते खेत। अब ये नारा चल रहा था, अजीब बात थी, जो हम लोगों को सुनने में अजीब लगता था, लेकिन भीड़ ने अपने नारे गढ़ लिए थे। और दूसरे, जब से अमिताभ आए हैं, अब लड़कों की टोली निकलती थी 100-100, 200 की अपने आप, उनको न कोई कहता था कन्विंसिंग करो, खुद ही लगे हुए थे। जब से अमिताभ आए हैं तो उनकी भीड़ चिल्लाती थी बहुगुना नहीं नहाए हैं, जब से अमिताभ आए हैं बहुगुना नहीं नहाए हैं, ये सब चल गया था। अच्छा, एक चीज और, कोई ऐसा किस्सा चुनाव से जुड़ा हुआ जो आपको याद आता हो और बड़ा रोमांचक सा हो? अब रोमांचक क्या, मतलब ऐसा है कि उस चुनाव में वो जनता चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी से चुनाव की कमान जनता ने ले ली थी, और इलाहाबाद के तमाम विशिष्ट लोगों के आवास पर भी बुजुर्गों के यहाँ अमिताभ बच्चन आशीर्वाद लेने गए। तो ये तो स्पष्ट था जीत रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि जो शहर के जो माननीय बुजुर्ग लोग हैं, सबके यहाँ मुझको ले चलिए। तो 15-15 मिनट के अंतर पर उनके कार्यक्रम, शहर के VIPs कह लें या बुजुर्ग लोग कह लें, सम्राट नागरिक कह दें, उनके यहाँ लगाए जाते थे। जैसे 10 बजे यहाँ, 10:20 पर वहाँ, 10:40 पर वहाँ, और इतने अल्प समय में भी उन लोगों के लॉन या बड़े ड्राइंग रूम ये सब भरे रहते थे कि अच्छा, उनके साथ जी, और जिस जिस परिवारों में गए, महिलाओं ने उनकी आरती उतारी, उनका अभिनंदन किया। अच्छा, जया बच्चन भी जो है वो प्रचार करने के लिए आई थी, पूरे चुनाव भर जया बच्चन थी, अमिताभ बच्चन थे। जया बच्चन किस तरीके से निकलती थी और किस तरह से लोगों से वोट मांगती थी? जया बच्चन तो बहुत सेंटिमेंटल तरीके से वोट मांगती थी। उनका मुख्य मुद्दा ये था, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं इलाहाबाद शहर की बहू हूँ, बुजुर्ग मुझको आशीर्वाद दें, नौजवान क्योंकि मैं भाभी हूँ। वो एकदम पारिवारिक तरीके से इलाहाबाद में अपने अभियान को चला रही थी। मतलब वो तोहफे में जो है वो मुंह दिखाई के बदले जो है वो अमिताभ बच्चन के लिए वोट मांगना चाहते हैं। ये आपने याद दिलाई, बिल्कुल यही बात थी। इसका एक तो महिलाओं में, लड़कियों में वैसे ही अमिताभ बच्चन का 100% असर था,
दूसरे जया बच्चन का अभियान चलाना, वो एक सोने में सुहागा था, और उनसे छोटे भाई अमिताभ बच्चन वो यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा मूव कर रहे थे, तो ले दे के वो एक त्रिकोणीय चुनाव अभियान था। और कोई ऐसी बात जो आपको याद आ रही हो, बड़ा रोमांचक हो? अब उस संदर्भ में तो ऐसी कोई बात मोइन साहब नहीं याद आ रही एक है। बात मुझे याद आ रही है कि कहा यह जाता है कि अमिताभ बच्चन का क्रेज इतना था, जैसा आपने बताया कि तमाम लड़कियां उनके रास्ते में अपना दुपट्टा बिछा देती थी, इस तरह बैलेट पेपर जब वोट डाले गए तो तमाम बैलेट पेपर पर लिपस्टिक के निशान भी थे, वो क्या था? बहुत ठीक याद दिला, अखबारों में छपा था। करीब 1,500 बैलेट पेपर अमिताभ बच्चन के इसलिए खारिज हो गए थे कि उनको चूम कर उनमें महिला मतदाताओं ने लिपस्टिक के निशान लगा लिए थे। 1,500 वोट इस तरह से उनके खराब किए थे। वो जीत का अंतर बहुत बड़ा था, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये एक बताता है कि क्या क्रेज थी खास तौर से महिलाओं में। और ये इलाहाबाद का ही हाल नहीं था, उस समय सारे देश का ही हाल था। तो समझा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन को लेकर लोगों में किस तरह से दीवानगी थी। हालांकि राजनीति अमिताभ बच्चन को रास नहीं आई, उन्हें राजनीति छोड़नी पड़ी, लेकिन आप तो मुंबई भी अक्सर बाहर जाते रहे, मुंबई जाते रहे। क्या उस चुनाव के बाद से, जब 1987 में उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद कभी आपकी अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई या चुनाव के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में कोई बात हुई थी? देखिए, ऐसा है कि इस्तीफा देने के पहले बहुत बार बातें हुई। दिल्ली में, साउथ दिल्ली में हरिवंश राय बच्चन जी के लिए जो बंगला बनवा रखा था अमिताभ जी ने, वहाँ पर हम लोगों की बराबर मुलाकातें होती थी। और एक बात आज तक गलत खबर है लोगों के सामने कि अमिताभ बच्चन चुनाव दोबारा नहीं लड़ना चाहते थे। अमिताभ बच्चन दोबारा चुनाव लड़ना चाहते थे, हर हालत में लड़ना चाहते थे। 4-5 बार उनके दौरे का भी प्रोग्राम बना, वो जगहें भी तय हुई जहाँ से वो सभाएँ शुरू करेंगे। वो मेरठ के नौचंदी मैदान से पहली सभा करने का प्रोग्राम बन गया था। इसलिए चूँकि अमिताभ बच्चन का कहना था कि जहाँ जहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सभाएँ की हैं, वहीं वहीं हमको सभा करनी, उसी क्रम में करनी। तो नौचंदी मेरठ से कार्यक्रम बन गया था। ये कब की बात है जब आप बता रहे हैं कि अमिताभ बच्चन दोबारा चुनाव लड़ने को तैयार हुए थे? इस्तीफे के बाद। मतलब इस्तीफे के बाद तो फिर उपचुनाव हुआ जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ से जीते, यानी 1989 का जो आम चुनाव था। देखिए, समस्या ये है कि अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की जितनी करीबी दोस्ती थी, अमिताभ की राजीव गांधी की, अमिताभ बच्चन के बेटे की राजीव गांधी के बेटे से, अमिताभ बच्चन की बेटी की राजीव गांधी की बेटी से, सोनिया गांधी की जया बच्चन से। अब आप तो बहुत लोगों को पता ही है कि जब सोनिया विदेश से आई थी शादी के पहले, तो हरिवंश राय बच्चन के ही घर में ठहरी थी, और हरिवंश राय बच्चन ने ही उनका कन्यादान किया था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वो किसका कन्यादान किया था? सोनिया गांधी का कन्यादान हरिवंश राय बच्चन ने किया था? जी हाँ, और उन्हीं के घर में ठहरी थी। शुरू में इंदिरा जी कम तैयार थी इस विवाह के लिए, फिर लेकिन बच्चन जी वगैरह सब बातचीत करके अल्टीमेटली वो तैयार हुई। तो मैं ये कह रहा था, बहुत घनिष्ठ संबंध बच्चन परिवार और राजीव नहीं, आप ये बता रहे थे कि वो दोबारा चुनाव लड़ना चाहते थे, राजनीति में आना चाहते थे। मैं उसी पर आ रहा हूँ, असल में उसकी अपनी भूमिका है। तो राजीव गांधी के इर्द गिर्द के जो लोग थे, जो भी 7-8 लोग थे, उनके दिमाग में एक ईर्ष्या पलने लगी थी कि जब से अमिताभ बच्चन आ गया है यहाँ, तब से हम लोगों को वो महत्व नहीं मिल रहा है जो इसके पहले तक मिल रहा था। तो एक लॉबी वहाँ ऑलरेडी अमिताभ बच्चन के पीछे सक्रिय हो गई थी। तो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स का आरोप लगाया, तो राजीव गांधी को ये सलाह दी गई कि अमिताभ बच्चन राजनीति से हट जाएं, तो बोफोर्स का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों का ये कहना था कि बोफोर्स का हमला अमिताभ बच्चन पर नहीं है, ये हमला राजीव गांधी पर है। बजरिए अमिताभ बच्चन राजीव गांधी पर है, और ये सिलसिला नहीं ख़त्म होगा, चुनाव तक चलता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली उन लोगों की राय मानी गई और अमिताभ बच्चन को इस्तीफा दे दिया अमिताभ बच्चन ने।
और उसके बाद अमिताभ बच्चन संकल्पित थे कि अगर पार्टी आदेश देगी तो मैं दोबारा लड़ूंगा और मैं चुनाव हर हालत में लड़ूंगा। यानी 1989 का आम चुनाव लड़ना चाहते थे वो। आपको याद होगा नहीं, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस बाई इलेक्शन से चुने गए हैं, जी जी। हाँ, उसी चुनाव को लड़ना चाहते थे हम अच्छा। विश्वनाथ प्रताप सिंह से, लेकिन वो संभव हुआ नहीं। राजीव गांधी जी के बीच और लोगों की राय चली। अमिताभ बच्चन कायरता से छोड़ के भागे नहीं थे, वो बराबर मुकम्मल तौर पर लड़ना चाहते थे। तो क्या फिर आपकी कभी बात हुई राजनीति में आने के लिए? मेरा सवाल ये था। नहीं, राजनीति से तो फिर उनका मन, जब उन्होंने देखा 2 बार ये प्रोग्राम बना कि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद आएंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ, और एक दिन अखबारों में सब हेडलाइन भी आ गई थी कि बच्चन कमिंग, और बच्चन दिल्ली में एयरपोर्ट पर अपनी टीम के साथ पहुंच भी गए थे। वो अंतिम समय में इसकी जब बच्चन घर से निकले एयरपोर्ट के लिए, तभी खबर आ गई थी कि आपको नहीं जाना है। उससे बच्चन का दिल टूट गया था। फिर फाइनली वो अलग हुए। उसके बाद भी हम लोग मिले बॉम्बे में 2-3 बार, लेकिन केवल 2-3 बार। अब वो राजनीति से अलग हो गए थे तो अपनी दुनिया में चले गए, हम लोगों की अपनी दुनिया है। लेकिन वो राजनीति में उन्होंने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। राजनीति में आने को अपनी गलती मान रहे थे। हाँ, बहुत बड़ी गलती हुई थी। और लेकिन वो इंदिरा जी की हत्या हुई थी। राजीव गांधी जी से मेरा वी आर बॉर्न फ्रेंड्स, आई कैन से उनका शब्द है, वी वर बॉर्न फ्रेंड्स इन ए सेंस। इस वजह से मैं राजनीति में चला गया था। बहुत बड़ी गलती थी। तो धन्यवाद। ये हैं श्याम कृष्ण पांडे जी, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के चुनाव से जुड़े हुए तमाम रोचक किस्से सुनाए। ये बताया कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन रात को 2:30 बजे प्रयागराज पहुंचे थे नामांकन करने के लिए, किस तरीके से उनके नामांकन में भीड़ उमड़ी कि वहां की दीवार तक टूट गई, किस तरीके से उन्होंने एक अलग आदर्श स्थापित किए चुनाव में, प्रतीकात्मक तौर पर अपने विपक्षी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया, किस तरीके से प्रचार किया, किस तरीके से नारे लगे और किस तरीके से उन्हें राजनीति छोड़नी पड़े। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।